हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका जो फॉर्मेशन होता है वो पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनाइड्रेट डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड एस्टर डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड कि एसिड एमाइड का जो संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है सिंथेसिस ऑफ एसिड एमाइड। हिंदी में बोलते हैं अम्ल एमाइड का संश्लेषण। अम्ल एमाइड का संश्लेषण। और अम्ल एमाइड के संश्लेषण की यदि हम मेथड पढ़ते हैं तो फर्स्ट इसमें जो मेथड होता है वो होता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अम्ल एमाइड को जो सबसे पहले बनाया जाता है वो बनाया जाता है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से। और हम देखेंगे कि एसिड क्लोराइड से इसका संश्लेषण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके रिएक्शन हम जो करवाते हैं वो करवाते हैं सेकेंडरी एमीन से, द्वितीयक एमीन से। द्वितीयक एमीन क्या होती है? R डैश R डबल डैश। ठीक है, ये द्वितीयक एमीन होती है। यहाँ पे आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है वह अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के दे देता है। चूंकि ये जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसी है वो पूरी है, इसलिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं और इसकी एक वैलेंसी ओपन हो जाती है। ठीक है, वैलेंसी ओपन हो जाती है तो नाइट्रोजन होता है वह अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो किस प्रकार से होता है देखिए, ये R सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये आपका हो गया Cl, यहाँ पे आप NH R डैश और R डबल डैश। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो Cl होता है, ठीक है, ये Cl नेगेटिव के रूप में बाहर चला जाता है। ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से और Cl नेगेटिव के रूप में ये बाहर चला जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। और ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से आकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे आपका NH R और डबल R डबल डैश और यहाँ पे ये पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या निकला, ये यहाँ पे आप देखते हैं ये N पॉजिटिव और यहाँ पे ये Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव होता है यहाँ से टूट करके ये बाहर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो अगेन यहाँ पे जो दूसरा अणु होता है सेकेंडरी एमीन का, ये होती है हमारे पास द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन का जो दूसरा अणु होता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है। किस तरीके से करता है देखिए, NH R डैश और R डबल डैश। तो यहाँ से देखो क्या होता है, अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह यहाँ पर, ठीक है, कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए दिया था। तो अगेन यहां से ये H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देकर के बाहर हो जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है यहाँ पे आप देखो, ये H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ करके NH2 पॉजिटिव बना लेता है। NH और H पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव हो जाता है, NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ये बाहर निकल जाता है। तो देखो क्या बनता है हमारे पास निकलता है R डैश R डबल डैश और NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारे पास बाहर हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है देखो, हमारे पास यहाँ पे बनता है R C डबल बॉन्ड O N R डैश और R डबल डैश। ठीक है, आप यहाँ पे यदि R के स्थान पे H लेते हैं तो ये हो जाएगा RCONH2, हमारे पास बन जाएगा एमाइड।
ठीक है। तो वापस इसको समझ लीजिए इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड होता है एसिड एमाइड बनाने का वो होता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है RCOCl होता है। इसकी रिएक्शन हम सेकेंडरी एमीन से करवाते हैं, ठीक है, द्वितीयक एमीन से करवाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ये इस नाइट्रोजन पर अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से का यूज करते हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। चूंकि कार्बन के यहाँ पे ऑलरेडी 4 वैलेंसीज पूरी है, इसलिए यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये Cl नेगेटिव होता है, बाहर निकल जाता है और हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। अब हम यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये जो हमारे पास उत्पाद बनता है ये अगेन सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करता है। चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारे पास निकल जाता है R NH2 Cl नेगेटिव। और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एमाइड। ठीक है, सेकंड मेथड हम देखते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से एमाइड का संश्लेषण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से एमाइड का संश्लेषण कैसे होता है। देखिए बच्चों क्या होता है इसमें, हमारे पास एनहाइड्राइड क्या होता है RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, इस एनहाइड्राइड की हम जो रिएक्शन होते हैं वो करवाते हैं अगेन सेकेंडरी एमीन से, और सेकेंडरी एमीन जो हम लेते हैं वो लेते हैं उसके 2 मोल RNH R- प्लस RNH R। ठीक है, 2 मोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए आप क्या होता है, यहाँ से आप मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन होती है किस तरीके से होती है वो आप देखिए। यहाँ से एक्चुअली ये वाला बॉन्ड होता है वो टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है, वो बाहर निकल जाता है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाता है। अगेन सुनिएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। RCOO नेगेटिव होता है, बाहर निकल जाता है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाता है। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास जो बाहर निकला वो निकला RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होता है बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पॉजिटिव आएगा, तो यहां से ये जो द्वितीयक एमीन है, ये जो सेकेंडरी एमीन है, इस सेकेंडरी एमीन से एक H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। H पॉजिटिव जो बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होता है इस नाइट्रोजन के पास जाएंगे, नाइट्रोजन होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, अगेन सुनिएगा, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलता है, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है और हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और N R और R डबल डैश। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। अब यहां से ये जो H पॉजिटिव निकला ये यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है हमारे पास बनता है RNH2 पॉजिटिव और R डबल डैश। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है एमाइड। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एक कि किस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से बनाते हैं। ये हमारे पास होता है थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O और O, ये हमारे पास होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में। किसके साथ में? अमोनिया के 2 मोल होते हैं, इस अमोनिया के 2 मोल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन में
H2O की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। H2O की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड होता है, टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास चले जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप देखिए यहाँ पे NH3 है, NH3 होता है, एक H पॉजिटिव होता है, यहाँ से त्याग देता है, H पॉजिटिव त्यागेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ पे जाकर के ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव यदि जाएगा तो ये NH4 पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा और ये जो नेगेटिव होगा वो इस पॉजिटिव पे चल जाता है। तो देखो क्या होता है हमारे पास कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसका नाम होता है अमोनियम थैलेमाइड, अमोनियम थैलेमाइड। ठीक है, अमोनियम थैलेमाइड बन जाता है। ये जो अमोनियम थैलेमाइड होता है इसका हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से देखो ये यहाँ से H2O टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव के साथ निकल के NH4OH के रूप में बाहर निकल जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और जो H पॉजिटिव हो जाता है वो इस पर जुड़ जाता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, इसका नाम होता है आपका थैलेमिक, इसका नाम होता है आपका थैलेमिक अम्ल, थैलेमिक एसिड। ठीक है, थैलेमिक एसिड होता है। इस थैलेमिक एसिड को जब 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, 150 से 160 डिग्री सेल्सियस जब गर्म किया जाता है तो आप देखिए यहाँ से ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव माइनस H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है C डबल बॉन्ड O और NH। इसका नाम होता है थैलेमाइड, थैलेमाइड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा स्पेस कम हुआ था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। ये हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड होता है। इस थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम जब अमोनिया से करवाते हैं, अमोनिया के साथ H2O की प्रेजेंस पे इसको हीट किया जाता है तो हमारे पास यहाँ से NH4 पॉजिटिव यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पर NH4 पॉजिटिव जुड़ जाता है और NH2 होता है इस पॉजिटिव पे चला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव ये CONH2 बन जाता है, इसका नाम होता है अमोनियम थैलेमाइड। इस अमोनियम थैलेमाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव NH4OH के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, NH4OH के रूप में बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव बचेगा वो इस O नेगेटिव पे आ जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे आपका CONH2। इसका नाम होता है थैलेमिक अम्ल। इस थैलेमिक अम्ल को जब 150 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो यहाँ से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनेगा थैलेमाइड। थर्ड जो हम देखेंगे एमाइड का सिंथेसिस का जो मेथड होगा वो होगा फ्रॉम एस्टर से। और देखिए एस्टर से एमाइड का संश्लेषण कैसे होता है। ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOR डैश, ये होता है एस्टर। ठीक है, और इसकी रिएक्शन भी हम जो करवाते हैं वो करवाते हैं सेकेंडरी एमीन से। किससे? सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन से हम जब एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये ROH ये बाहर निकल जाता है, एल्कोहल होता है वो बाहर निकलता है हमारे पास और हमारे पास जो बनता है वो बनता है RC डबल बॉन्ड ONR डैश और R डबल डैश और ये बनता है हमारे पास एमाइड।
ठीक है। तो एल्कोहल की रिएक्शन, जब एस्टर की रिएक्शन होती है वो सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन से करवाई जाती है, तो हमें एल्कोहल और एमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड होता है एमाइड के फॉर्मेशन का, वो होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से अम्ल एमाइड का या एसिड एमाइड का संश्लेषण कैसे होता है वो आप देखिए। हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया से, अमोनिया से रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यहां से देखो क्या होता है, ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास जाते हैं और ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है। H पॉजिटिव NH3 के साथ जुड़ करके NH4 पॉजिटिव बना लेता है। क्या बना लेता है? NH4 पॉजिटिव बना लेता है। ये NH4 पॉजिटिव होता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये बन जाता है हमारे पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और ये जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट होता है वो होता है सॉलिड, ठोस, ठीक है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है। इसको जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो गर्म करने पर यहां से आप देखिए H2 और O माइनस H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है RCONH2, एमाइड प्राप्त होता है हमें। क्या प्राप्त होता है? एमाइड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन होती है वो अमोनिया के साथ करवाई जाती है। तो सबसे पहले हमें अमोनियम कार्बोक्सिलेट, सॉलिड अमोनियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है और उस सॉलिड अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एमाइड प्राप्त होता है। बच्चों ये कुछ मेथड्स है जिसके द्वारा हम एसिड एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, ठीक है। अब यदि हम बच्चों देखते हैं, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है इनका जब हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं? रिडक्शन, अपचयन जब करवाते हैं तो अपचयन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है इसका कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन को हम बोलते हैं पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन। और एक होता है इसका पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है आपका आंशिक अपचयन। क्या नाम होता है इसका? आंशिक अपचयन। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन करवाने पर हमें प्राप्त होते हैं एल्केन। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम इसका पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो हमें जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं एल्कोहल्स। क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट रिडक्शन किसके द्वारा होता है और पार्शियल रिडक्शन किसके द्वारा होता है। पहला हम देखेंगे इसमें कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन। और पूर्ण अपचयन जो करवाया जाता है वो जो करवाया जाएगा रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है, लाल फॉस्फोरस और HI से अपचयन,
लाल फॉस्फोरस एवं HI से अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट रिडक्शन में पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम करवाते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होगा वो किसके, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में होगा, और ये रिडक्शन होगा वो 6HI से होगा। टेम्परेचर रखेंगे 433 केल्विन, 433 केल्विन, 433 केल्विन पर हम लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI से अपचयन करवाते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये आयोडीन है वो 6 है, कितने आयोडीन है यहाँ पे 6, तो ये आयोडीन होती है 6 आयोडीन 3I2 के रूप में बाहर निकल जाती है। किसके रूप में बाहर निकल जाती है, 3I2 के रूप में बाहर निकल जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे बचे 6 हाइड्रोजन, और देखो यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2s2o के रूप में बाहर निकल जाती है, वाटर मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाती है, जल के अणुओं के रूप में बाहर निकल जाती है। अब हमारे पास बचे कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन बचे, और यहाँ पे हमारे पास बचा RC। तो क्या निकलेगा हमारे पास, RC और H3। ठीक है, ये हमारे पास बनता है एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का 433 केल्विन पर रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में 6HI के द्वारा रिडक्शन करवाया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, तथा को प्रोडक्ट के रूप में हमें I2 आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। सेकेंड जो मेथड पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट रिडक्शन में, वो पढ़ेंगे बाय रिडक्शन बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हिंदी में यदि हम देखते हैं तो उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपचयन, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा रिडक्शन करवाएंगे हम इसका। तो देखो कैसे होता है, उत्प्रेरित हाइड्रोजनेशन द्वारा रिडक्शन होता है, उत्प्रेरित जो हाइड्रोजनीकरण द्वारा रिडक्शन होता है वो कैसे होता है, देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण मींस हाइड्रोजनेशन होता है, और वो भी किसकी उपस्थिति में होता है, किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो देखो आप ये देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका हम रिडक्शन करवाते हैं वो किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, और ये कैटलिस्ट निकिल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, या पैलेडियम भी हो सकता है। निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी के द्वारा भी हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, और रिडक्शन होता है वो होता है 3s2 के द्वारा। कितने के द्वारा, 3s2। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कितनी है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से आप जो, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन देख रहे हैं वो कितनी है, 2 ऑक्सीजन है। तो ये 2 ऑक्सीजन होते हैं वो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 जल के अणुओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं, 2s2o के रूप में। और हमारे पास बनता है यहाँ पे देखो 6 में से हमारे पास निकल गई 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ पे हमारे पास बची 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये रही। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बची, तो हमारे पास बन गया RCH3, ये हमारे पास बन जाता है अगेन एल्केन। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी उत्प्रेरक लाइक निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, तो भी हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसका पार्शियल रिडक्शन, आंशिक अपचयन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आंशिक अपचयन होता है वो किसके द्वारा होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सेकंड होता है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट देखेंगे रिडक्शन बाय बोरेन्स। बोरेन के द्वारा अपचयन। ठीक है,
तो रिडक्शन हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बोरेन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करवाया जाता है किसके द्वारा, बोरेन। बोरेन क्या होता है, BH3। ये बोरेन होता है जनरली बच्चों डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, B2H6 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बोरेन के द्वारा रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की स्ट्रक्चर क्या होती है देखो आप, ये हमारे पास होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। ये होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है ये, ठीक है। इसकी उपस्थिति में होगा रिडक्शन बोरेन के द्वारा, देन इसका करवाया जाएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एल्कोहल, RCH2OH। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि हम इसका रिडक्शन LiLH4 के द्वारा भी करवा दें तो रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या होता है, LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी यदि हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। और LiLH4 के द्वारा जो रिडक्शन होता है वो भी कैसे होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने रिडक्शन करवाता हूं LiLH4 के द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, ठीक है। फिर इसका हम करवा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। तो अम्लीय जल अपघटन भी हम यदि करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है हमें, एल्कोहल। तो पार्शियल रिडक्शन जब भी होगा बच्चों तब हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा, चाहे वो रिडक्शन किसी के द्वारा भी हो। पार्शियल रिडक्शन का हम जो तीसरा मेथड देखेंगे वो होगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, और ये होता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। और उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से देखिए कैसे हम कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्शियल रिडक्शन के लिए। तो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं वो भी किसके द्वारा करवाते हैं, RU होता है आपके रूथेनियम, ठीक है। रूथेनियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में यदि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। क्या प्राप्त होगा, हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यदि पार्शियल रिडक्शन हम करवाते हैं बोरेन्स के द्वारा, बोरेन के द्वारा करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, देन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या फिर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं रूथेनियम की उपस्थिति में, रूथेनियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, हिंदी में यदि हम लिखते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब बच्चों एक चीज यहां पे आ रही है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिल समूह का CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासन होता है, ठीक है। वापस सुनिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिल समूह का
CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासन होता है, तो वह जो विधि कहलाती है, वह जो प्रक्रिया कहलाती है, वह जो प्रोसेस कहलाती है, वो कहलाती है डी कार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण। और इस डी कार्बोक्सिलेशन के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, एल्केन प्राप्त होते हैं। जो डीकार्बोक्सिलेशन की जो मेथड होता है, मैकेनिज्म होती है, वो दो प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण, और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है आयनिक, ठीक है ना। और सेकंड होती है हमारी, वो होती है कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि, कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि, ठीक है। और ये जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल द्वारा संपन्न होती है। तो मैं आगे अगेन इसको रिपीट कर देता हूं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिल समूह का CO2 के रूप में निष्कासन होता है, तो वह प्रोसेस जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, और इसके रिजल्टेंट या इसके परिणाम स्वरूप हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकंड इज जो होती है वो होती है कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि। तो अपन इसको लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बोक्सिल समूह का, कार्बोक्सिल समूह का CO2 के रूप में निष्कासन, CO2 के रूप में निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। संपन्न होती है, पहली होती है वो होती है सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। पहली होती है सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण, और इसकी जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वो होती है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि। कौन सी होती है? आयनिक क्रियाविधि, आयनिक मैकेनिज्म होती है। सेकंड जो होती है दैट इज कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि, कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि, और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बोक्सिल समूह का CO2 के रूप में निष्कासन डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट के रूप में एल्केन प्राप्त होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज आयनिक मैकेनिज्म, और कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि दैट इज मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये दो मेथड होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अब। फर्स्ट जो होता है दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। और ये सोडा लाइम जो विकार्बोक्सिलीकरण विधि होती है, इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड OOH,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और हम जानते हैं कि सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण कहलाता है, वो सोडा लाइम कहलाता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में, ठीक है, सोडा लाइम के साथ में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास देखो क्या निकल जाता है, H और OH माइनस H2O बाहर निकल जाता है। हमारे पास जो बनेगा वो बनता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन जब वापस से सोडा लाइम के साथ में करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है, सोडा लाइम के साथ इसको अगेन हीट किया जाता है। तो यहाँ से Na2 और CO3, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ये बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है RH, दैट इज एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को अगेन सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यदि 3 या फिर 3 से अधिक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यदि हम लेते हैं तो उस केस में हमें एल्केन के साथ साथ एल्कीन भी को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन भी को प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगी। देखते हैं वो कैसे होता है। ये हमारे पास देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। क्या नाम है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगेन हम सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को अगेन जब हम NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो देखो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक तो हमें प्राप्त होगा एल्केन CH3, इसके अलावा हमें प्राप्त होगा एल्कीन CH2, इसके अलावा हमें CH4 मेथेन प्राप्त होता है और साथ ही साथ में हमें H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली यदि हम प्राप्त करते हैं, यदि हम रिएक्शन करवाते हैं 3 या फिर अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो हमें एल्केन तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ एल्केन के साथ में हमें एल्कीन भी होती है, वो को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। सेकंड जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि, और ये होता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें एक्चुअली हमारे पास होता है 2RC डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। मींस इस मेथड में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ से ये एक्चुअली इस तरीके से है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या बन जाता है, मुक्त मूलक बन जाएगा, 2RC डबल बॉन्ड OO, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन पर आ गए, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर आ गए। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन होमोजीनस क्लीवेज होता है बॉन्ड का, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। तो क्या होता है हमारे पास
2R फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे 2C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारे पास दो फ्री रेडिकल बने एल्किल जो रेडिकल बने इनकी कपलिंग होती है और हमारे पास बन जाते हैं एल्केन। और ये एल्केन होती है वो होती है सिमेट्रिकल। कैसी होती है? सिमेट्रिकल या सममित एल्कीन प्राप्त होते हैं हमें। कैसे प्राप्त होते हैं? सममित। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल आ जाते हैं। फाइनली हमें एल्किल फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं, एल्किल ग्रुप के फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। ये एल्किल ग्रुप के फ्री रेडिकल्स की कपलिंग होती है और उसके परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ से बॉन्ड का होमोजीनियस क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहां पे आ जाएंगे? एल्किल समूह पर आ जाते हैं। एल्किल समूह का फ्री रेडिकल बन जाता है और ये फ्री रेडिकल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? आपस में बॉन्ड बना करके और एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। किसी भी सेल के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं कैथोड होता है और एक होता है एनोड। तो यदि हम एट एनोड देखते हैं, एनोड पर रिएक्शन देखते हैं कि एनोड पर रिएक्शन कैसे होती है, तो हम देखते हैं ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O और ये O, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास में। यह है एक जो अणु होता है, इसके दो अणु हैं, एक अणु होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलीज कर देता है, तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो हमारे पास बना 2RC डबल बॉन्ड OO, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ये हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, यहाँ पे 2RC डबल बॉन्ड O 2 2 4 और 1 जो 5। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। मीन्स ये बॉन्ड टूटता है, होमोजीनियस क्लीवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाता है इस कार्बन के पास में। ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा देखो 2R और ये फ्री रेडिकल और साथ ही साथ क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। कितने मोल बन गए इसके? 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बने, ठीक है, इनकी कपलिंग होती है और कपलिंग होकर के ये एल्कीन का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? एल्कीन का निर्माण कर देते हैं, एल्केन बना लेते हैं। तो ये तो जो रिएक्शन होती है वो होती है एनोड पर। किस पर होती है? ये एनोड पर। यदि हम इसकी कैथोड की रिएक्शन देखते हैं तो मैं यहीं पे कर देता हूं इसकी कैथोड की रिएक्शन को, एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पर यदि हम देखते हैं तो कैथोड पे क्या होता है कि 2Na पॉजिटिव होते हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ये बना लेता है 2Na। ठीक है, 2Na जो होता है वो 2H2O से एक साथ रिएक्शन करता है और 2H2O के साथ रिएक्शन करके 2NaOH प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, H2 गैस होती है वो कैथोड पर क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो ये होता है। ठीक है, मैकेनिज्म पहले एनोड पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं एल्किल समूह का और ये आपस में रिएक्शन करके या फिर कपलिंग करके एल्कीन का निर्माण कर देते हैं। कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनोड पर बाहर रिलीज होते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है? रिडक्शन होता है और ये Na होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपका होता है कॉलवे विद्युत संश्लेषण विधि या कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।